गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशु एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करें आज का सेशन। हाँ, एक बार बताओ कमेंट करके, कनेक्ट हो गया, क्लास चल रही है, ठीक से चल रही है, नहीं चल रही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। 7 o'clock का ही था दिमाग में। चलिए स्टार्ट करते हैं खैर, और समझते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी 5 नंबर की यूनिट है पूरी, 5 मार्क्स है ना। और जिन एग्जाम्स में 100 मार्क्स आते हैं वहां कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्यादा भी पूछा जा सकता है। सीटेट में 5 मार्क्स हैं, है ना। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। कोल्ड है, कल भी फीवर था, इस चक्कर में क्लास आपकी नहीं हुई है। इस वीक में क्लासेस कम हो पाई है, आई नो। और श्रद्धा कह रही है यू इंस्पायर मी अलॉट। अच्छा, धन्यवाद जी। अभी भी जो है कोल्ड और वो सब बना हुआ है, इवन यूट्यूब पे भी नहीं हो रही है क्लास इस चक्कर में। खैर कोई दिक्कत नहीं है। और मंडे ट्यूसडे आपका रहेगा वो आई थिंक मतलब 7 to 8 ही चल पाएगी आपकी जो क्लास है ना, 7 से 8, क्योंकि हाँ रनिंग नोज वो है थोड़ा सा दिक्कत। तो अगर हम बात करें, मेरा रिप्लाई नहीं करते कभी, चारू कह रही है। चारू, बहुत सारे लोग हैं जिनका कभी शायद नाम नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं, मेहनत करिए, एग्जाम में नंबर लेकर के और फिर हम मिलेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार लेट नहीं, आज तो मैं समय से पहले हूँ अपनी नजर में, मेरे दिमाग में वो 7 बजे का क्राइटेरिया सेट था। चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है और नंबर कैसे अच्छे आएंगे। नंबर अच्छे आएंगे बार बार प्रैक्टिस से, रिवीजन से, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े दिमाग में रहेंगे अगर वो, और उनको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में भी अप्लाई कर पाएंगे तो नंबर आएंगे अच्छे। फिर हम बैठ करके बात करेंगे, तो ये चैप्टर खत्म करेंगे आज। 1.5 घंटे की क्लास आपकी, 7 से 8:30 के करीब। और वैसे आपकी 7 to 8 रहेगी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो फिर 1-1 घंटे की क्लास में हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ चले आज, हाँ ये मुझे बाद में याद आया, ठीक बात है, इन्फॉर्मेशन आपको। सुलेखा, चलिए कंटिन्यू करें। Just left the job, watched your all videos within 3 days and started giving mocks, scoring 26 out of 20, 26, 27, then 29, सब बहुत अच्छे से फिर हो गया। बहुत बढ़िया युगांश, ये अच्छा डिसीजन है अभी के लिए तो, क्योंकि फिर से अभी प्राइवेट जॉब है तो आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। टॉपिक आप सभी आ ही चुके हैं, पहले से आ गए हैं, बल्कि आप कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इसको आप हम ये कह सकते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, D+B हो, सुपर टेट हो, देश भर में ऐसा एग्जाम नहीं है कोई भी जहां इंक्लूसिव एजुकेशन पेडागोजी आए और पूछा ना जाए, ठीक है ना। साउंड ठीक नहीं आ रहा क्या? काफी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, कोई कह रहा है। 1 सेकंड रुकिए, मैं बोल देती हूँ टीम को। ये भी सॉफ्टवेयर का भी तो दिक्कत चला है ना कई दिनों तक। देखिएगा एक बार, साउंड भी हो जाएगी ठीक, और निकल जाएंगे नीरज जो आपको क्वेश्चंस कराई है। हाँ देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे, यानी विविधता। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें ये देखना है कि विविधता क्या होती है ना। हो जाएगा अंकिता। अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, सबके अलग अलग दुख है ना। चलो हाँ बिल्कुल हो जाएगा नारायण। चलें स्टार्ट करें। देखिएगा बहुत आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, वो अभी ठीक हो जाएगी, टीम कर रही है उसको ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि विविधता की अवधारणा। अब जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उससे पहले हमें डाइवर्सिटी को पढ़ना या समझना जरूरी है, जो कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी करते हैं। अगर देखा जाए कि कोई भी 2 इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं हो सकते, कोई भी 2 लोग दुनिया में बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, नहीं तो रोबोट्स कहलाएंगे। वो अपने इंटरेस्ट में, अपने एटीट्यूड में, अपने एटीट्यूड में, अपने एज में, बहुत सारी चीजों का अंतर हम सभी में होता है। किसी को कोई चीज पसंद होती है, किसी दूसरे दूसरी चीज पसंद होती है, वो हमारा खाने से लेके, पहनने से लेके, बोलने से लेके, सोचने का
Diversity is the representation of all our varied identities and differences, race, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, gender identity, national origin, tribe, caste, socio-economic status, thinking and communication styles, etc. collectively as and as individuals. यानी सोसाइटी में कास्ट का, क्रीड का, जेंडर को लेकर के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, इंडिविजुअल्स के भी ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लर्निंग स्टाइल भी जो है अलग अलग तरह की होती है। तो अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे कि जो सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन है हमारी वेरिड आइडेंटिटीज का, यानी हमारी अलग अलग पहचान है। हम दोस्तों में कुछ होते हैं, हम घर पे कुछ होते हैं, मतलब एक व्यक्ति की जो है, समझ में नहीं आ रहा है, आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, कोई कह रहा है यार ये सारी समस्याएं एक ही साथ आनी होती है, बड़ा मूड खराब हो जाता है मेरा भी, और तबीयत सही ना होने के बावजूद हम लोग साथ में जुड़ रहे हैं। साउंड कट गई थी, डबल आ रही है साउंड। एक बार देखिएगा, अभी सही है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए ठीक है, अब फटाफट से फोकस करेंगे। ये चैप्टर हमें आज कंप्लीट ही करना है, हमारे पास समय भी है, इसीलिए आज सैटरडे को भी क्लास लगवाई है। नॉट फीलिंग गुड बट स्टिल जरूरी है, ये यही सबसे बड़ी यूनिट अभी आपके पास है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी यानी विविधता की अवधारणा। डाइवर्सिटी क्या है, विविधता क्या है? तो विविधता हमारी सभी विविध पहचानों, हमारी वेरिड आइडेंटिटीज और डिफरेंसेस के बाद, अंतरों के बाद, यानी चाहे वो जाति के आधार पर अंतर हो, चाहे वो जातीयता के आधार पर अंतर हो, चाहे वो बाकी चीजों की वजह से अंतर हो, हमारे सभी डिफरेंसेस जो हैं देखिएगा एक बार, अभी क्लियर होगा ना। हाँ देखिए, तो हमारी विविधता के आधार पर अंतर हो, चाहे वो हमारे जाति के आधार पर अंतर हो, चाहे वो हमारे लिंग, या फिर हमें कोई दिव्यांगता, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है जिसके आधार पर अंतर हो, है ना। यौन अभिविन्यास यानी कि हमारे जेंडर ओरिएंटेशन, लिंग अभिविन्यास, ऐसा हो सकता है कोई लड़का होकर के लड़की जैसा महसूस करता हो अपने अंदर, और इसका ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है, तो उसको जेंडर ओरिएंटेशन कहते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें, कहा हर्षदीप, अगर हम बात करें तो हम कहेंगे राष्ट्रीय जितने भी डिफरेंसेस हमारे अंदर हो सकते हैं, यानी डाइवर्सिटी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल आर वेरिड आइडेंटिटीज, यानी जो जो डिफरेंट तरीके की हमारी आइडेंटिटीज हैं, हमारे अंतर हैं, चाहे वो रेस के आधार पे हो, कास्ट के आधार पे हो, जेंडर के आधार पे हो, डिसेबिलिटी के आधार पे हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे हो, चाहे वो नेशनल ओरिजिन की, कोई अमेरिकन है, कोई एशियन है, उसमें भी हम इंडियन है ना, या बच्चा एक गरीब परिवार से आता है, एक अमीर परिवार से आता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे हो, हमारी थिंकिंग के आधार पे हो, हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल्स, बोलने के तरीके के आधार पे हो, ये सब डाइवर्सिटी का हिस्सा है कि हम सभी में, हम इसको डिफरेंसेस के साथ साथ, यानी अंतर है हमारे अंदर, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, विविधता मानते हैं। हमारे प्रीएम्बल में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहता है भाई भारत क्या है, विविधताओं का देश है, जहां कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे वाणी कहा जाता है। यानी आप अलग अलग जगह जाएंगे, लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, बहुत सारी वैरायटी है हमारे देश में, तो एकता में, विभिन्नता में एकता की बात हम करेंगे, है ना। विभिन्नता में एकता की बात हम करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, विविधता की अवधारणा है, ये रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, हमारे वेरिड आइडेंटिटीज की, हमारी रेस के आधार पे हो, चाहे वो किसी जाति समूह, किसी कास्ट, रेस, जिसको हम कहते हैं भाई ये
ट्राइबल वो ट्राइब्स हो सकते हैं, उनके आधार पे हो सकता है, कम्युनिकेशन के स्टाइल के आधार पे हो सकता है, जितने भी अंतर हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी ये विविधता है कि अलग अलग रंग ये हमारे जीवन में भरते हैं या दुनिया में भरते हैं। नहीं तो सोचिए सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, रोबोट्स नजर आने लगेंगे, है ना। हम देखते हैं भाई हरियाणा में, राजस्थान में या असम में, तीनों राज्यों में अगर आप देखें, पंजाब में वहां अलग तरह से डांस होगा, पंजाब में अलग तरह से डांस हो रहा है, कहीं और अलग तरह से डांस होगा। अगर एक अलग अलग क्लासेस का भी अंतर है, कम्युनिकेशन स्टाइल का अंतर है, सीखने का अंतर है, तो इनको अंतरों को हम मुश्किल नहीं बना सकते कि बच्चे को सीखने में इन अंतरों की वजह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन डिफरेंसेस की वजह से इनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, इनको क्या किया जाना चाहिए, एम्ब्रेस किया जाना चाहिए इन डिफरेंसेस को, ठीक है ना। तो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, यानी हर बच्चा क्या है, यूनिक है, एंड रिकॉग्नाइजिंग आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी विविधता से तात्पर्य यह समझने से है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और हमारे व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानना है या हमारे व्यक्तिगत भेदों को पहचान पाना है। कोई बात नहीं शुभम, अभी नहीं आया, 20 दिन है एग्जाम के लिए, उससे पहले फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी सारे एक साथ। और ऐसा नहीं पीडीएफ मिले नहीं है अभी तक आपको, है ना, वो अपडेटेड पीडीएफ है जो मिल जाएंगे। तो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, यानी हर बच्चा क्या है, यूनिक है, विशेष है, अपने अंदर कुछ अद्वितीय रखता है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई पेंटिंग में अच्छा होगा, और हमें उन यूनिकनेस को, हमें बच्चे की उस विशेषताओं को, उस अद्वितीयता को पहचानना है और निखारना है। बात सही है नहीं है ना। सीटेट वाला कोर्स खत्म हो जाएगा अगले 2 से 3 दिन में, ठीक है बात। अगर हम बात करें ये डाइवर्सिटी के आधार कौन से हैं, कहां से आती है डाइवर्सिटी, होती क्यों है, तो विविधता के आधार की जब हम बात कर रहे हैं तो विविधता का आधार, बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नता या विविधता का क्या आधार है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषा के आधार पे हमारे अंदर डाइवर्सिटी हो सकती है, विविधता हो सकती है। किसी बच्चे के घर में मलयालम बोली जाती है, किसी के घर में गुजराती बोली जाती है, किसी के घर में कोंकणी बोली जाती है, किसी के घर में इंग्लिश बोली जाती है। तो भाषा के आधार पर विभिन्नता हो सकती है ना। कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, यानी सांस्कृतिक विभिन्नता हो सकती है बच्चों में। यानी सांस्कृतिक विभिन्नता क्या है, सांस्कृतिक विभिन्नता मतलब संस्कृति के आधार पे, हमारे पहनावे से लेके, हमारे रिचुअल्स से लेके, हम किन त्योहारों को मना रहे हैं, ये भी कल्चर का ही पार्ट है ना। तो कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ आज तक खुद के नोट्स बनाए हैं शशांक ने, बहुत बढ़िया जी, उससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता। रेशियल डाइवर्सिटी हो सकती है, नस्लीय विविधता जिसको हम कह रहे हैं कि कोई रेस के आधार पे अलग हो सकता है ना। हम कहते हैं ये निग्रोज हैं, ये एशियन को हम अलग एक रेस बना देंगे। इसी तरह से हम जो निग्रोज हैं या अलग अलग लोग हैं उनको अलग अलग उसमें हम रेस में विभाजित कर देते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन क्या हो गई, अपने आप में एक रेस हो गई, उनमें भी फिर हम कुछ रेसेस की बात करते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, फिर ओरिएंटेशन किसकी क्या है, इसकी वजह से भी अंतर पैदा होते हैं और इसको हमें सेलिब्रेट करना है कि हम सब एक दूसरे से थोड़े थोड़े तो अलग होते ही हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक दिव्यांगता, किसी बच्चे को चलने में दिक्कत है, फिरने में दिक्कत है, दौड़ने में दिक्कत है, ये भी बहुत तरह की होती हैं। डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट, यानी हमारी रुचियों में भी भिन्नता है। हम सारे लोग सेम खाना भी हमें पसंद नहीं है, सेम खेल भी हमें पसंद नहीं है, सेम व्यक्ति भी हमें पसंद नहीं होता, अंतर पाए जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति, भाई जिस सामाजिक आर्थिक स्थिति से हम लोअर क्लास से हैं तो एक तरह से खाना खाते हैं, अगर हम मिडिल क्लास से हैं तो एक तरह से बैठते हैं, एक तरह से बातें करते हैं, अगर हम हायर क्लास से हैं तो हम एक तरह से, या रिच क्लास से हैं तो एक तरह से बातें करते हैं या पहनते हैं, उनका जो सोशलाइजेशन है वो डिफरेंटली होगा। तो लर्निंग स्टाइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो लर्निंग स्टाइल क्या है, कुछ बच्चे देख के सीखना पसंद करते हैं, कुछ सुन के सीखना पसंद करते हैं, कुछ एक्टिविटी करके सीखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चों को ग्रुप स्टडी पसंद है, कुछ बच्चों को अकेले पढ़ना पसंद है। तो ये लर्निंग स्टाइल्स का मामला हो गया, ठीक है ना। तो ये डाइवर्सिटी के, विविधता के आधार हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, विविधता के आधार बन जाते हैं, ठीक है। ये आपके काम का उतना है नहीं, इम्पेयरमेंट और आपका ये डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप, जनरली ये सिर्फ, हाँ ये ऐसा नहीं कि इनको आपको रट्टे लगाने, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए बताया गया है कि भाई आधार जो है ये हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2-3 चीजें और है आपको बताने के लिए, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना लिखा हुआ। आप ये ISCIDH के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं कि एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज है।
और इसमें हम एक बार देखते हैं, इन्होंने बात की है किस चीज की, 3 शब्दों की। बस ये एक बार समझ लेना, इसके रट्टे अगेन नहीं लगाने, जरूरी नहीं है पूछा जाए, बट आज के समय में पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बॉडी इंपेयरमेंट, यानी मान लीजिए किसी को हाथ, किसी का बच्चे का कट गया है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट हो सकता है, या फिर बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम है, एक उंगली नहीं है ना, या कुछ और समस्या है, पैर में कोई दिक्कत है, कोई और उसको समस्या है ना, तो ये क्या हुआ, इंपेयरमेंट हो गया, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल, एक फंक्शनल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बॉडी इंपेयरमेंट, यानी संरचनात्मक दिक्कत है एक तरह से, कि बच्चे की बनावट ही वैसी है उसके बॉडी की, है ना। तो अगर हाथ नहीं है तो ये इंपेयरमेंट हुआ। अब डिसेबिलिटी क्या कहलाती है, डिसेबिलिटी है और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटीज इन एनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अब इस हाथ के ना होने से हो सकता है उसको लिखने में समस्या हो, है ना, तो ये डिसेबिलिटी कहलाएगी। इंपेयरमेंट है जो फिजिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उसको इंपेयरमेंट कह रहे हैं डिसेबिलिटी के एक हिस्से को। और डिसेबिलिटी किसको कह रहे हैं, डिसेबिलिटी हम कह रहे हैं जिस काम को रेस्ट्रिक्ट हो जाए, वो डेली एक्टिविटीज में जो काम नहीं कर पाए, ठीक है ना प्रिया। तो जैसे राइटिंग में हो सकता है उसको दिक्कत हो, तो इस वजह से वो डिसेबल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि वो राइटिंग नहीं कर पा रहा। इंपेयरमेंट क्या था, हाथ का ना होना, है ना, हैंड क्या है, नहीं है मान लीजिए, ठीक है ना। अब ये हैंडीकैप कैसे कहलाएगा, हैंडीकैप होता है और पार्टिसिपेशन लिमिटेशंस इन सोशल इंटीग्रेशन। अब इसकी वजह से हो सकता है सोसाइटी में कुछ लोग जो है ऐसे व्यवहार करने लग जाएं कि भाई उसको मत बुलाना, उसको नाम देने लग जाएं, कुछ किसी को दिखता नहीं है उसको अंधा कहना शुरू कर दिया, किसी को कुछ कहना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो हम अगर देखें यहाँ पे तो हैंडीकैप्स किसको कह रहे हैं, जो सामाजिक एकीकरण में बाधाएं या भागीदारी की सीमाएं, कि सब बच्चे खेल रहे हैं, उस बच्चे को फुटबॉल में इन्वॉल्व हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमने हैंडीकैप बना दिया सोसाइटी ने उसको। जबकि इंपेयरमेंट क्या था कि बच्चे का हाथ नहीं है या ऐसी कोई भी दिक्कत जो बॉडी से या स्ट्रक्चर से संबंधित है। डिसेबिलिटी क्या है इसकी वजह से कि हो सकता है वो लिख ना पाए लेकिन दूसरे हाथ से लिख सकता है। तीसरा, हैंडीकैप कब बना देंगे हम इसको, हैंडीकैप हम इसको तब बना देंगे जब हम बच्चे को कहेंगे अरे नहीं वहां ये वाली एक्टिविटी हो रही है, सब हाथों का इस्तेमाल करेंगे, तुम मत जाओ, तुमको अलग कर दिया हमने, जबकि हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो हमने उसको हैंडीकैप बना दिया। तो ये अंतर है इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में, कि संरचनात्मक और कार्यात्मक, शरीर की जो दुर्बलता है, शरीर से, बॉडी से संबंधित अगर कुछ है तो वो है, स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ है तो वो आएगा इंपेयरमेंट में। उसकी वजह से जो एक्टिविटीज वो नहीं कर पा रहा है वो डिसेबिलिटी में आएगा। देखिए जैसे इंपेयरमेंट की अगर मैं बात करूं, किसी को डिस्लेक्सिया है, पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ न्यूरोलॉजिकली कुछ एक पंगा होता है जिसकी वजह से मान लो वो एक इंपेयरमेंट है, उसकी वजह से एक डिसेबिलिटी हुई जिसको डिस्लेक्सिया कह रहे हैं। इसको हैंडीकैप समाज बना देगा अगर वो कहे यार इसको तो पढ़ना नहीं आता, ये तो खराब है, पढ़ने की एक्टिविटी चल रही है, उस बच्चे को साइड कर दो कि तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तो उसने हैंडीकैप बना दिया, किसने, समाज ने बना दिया हैंडीकैप। तो कोई भी ऐसी सोशल एक्टिविटी जिसमें पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम हो रही है तब हैंडीकैप वो बना जाएगा। ठीक, चलिए खैर ये बेसिक सी बात है, अगर समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो जरूरी नहीं है कि पूछा ही जाए। सीटेट में तो नहीं पूछा जाएगा, बट इनका दिमाग खराब हो गया तो पूछ भी सकते हैं, दिमाग खराब मतलब गुस्से में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ न्यू ICIDH मॉडल जो अभी हमने बात की जिसके बारे में, इसमें हेल्थ कंडीशन होती है, स्ट्रक्चर या फंक्शनल प्रॉब्लम है इंपेयरमेंट, एक्टिविटी में दिक्कत है डिसेबिलिटी कहलाएगी, पार्टिसिपेशन नहीं लेने दे रहे आप बच्चे को उस काम में तो वो हैंडीकैप बन गया, है ना। तो ये कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स हैं कि एनवायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर्स मिला करके हम ये हेल्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं। ICIDH की फुल फॉर्म आपको शुरुआत में बताई थी। इसमें क्या करना है, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो ताकि ड्रॉप आउट रेट कम हो, ऐसे बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाएं, एक अच्छा एनवायरमेंट मिले काम करने के लिए, है ना, बेटर लर्निंग आउटकम्स मिले, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई कितने भी अंतर होने के बावजूद, एक बच्चा व्हील चेयर पे है, दूसरा बच्चा मान लीजिए एक रंग का दिखता है, तीसरा बच्चा है जो व्हील चेयर से आ रहा है, एक बच्चा जिसके पास बैसाखी है, तीसरा बच्चा है जो किसी रंग में अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, यानी हर तरह का बच्चा, किसी को कोई भी डिसेबिलिटी है, किसी को कोई भी समस्या है, उसके बावजूद वो सीख सके, इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इंक्लूसिव बना ही किससे है, इंक्लूसिव वर्ड इंक्लूड करने से, यानी समावेशन से, कि आप क्या कर रहे हैं, समावेशित कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं बच्चे को, है ना, चाहे उसके अंदर कोई भी, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, किसी भी अंतर के बावजूद जब आप बच्चे को एक रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि भाई जो सेग्रीगेशन है
वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, यानी जो प्रकृति के नियम है उसके खिलाफ है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इंक्लूजन का या इंक्लूसिव होने का जस्ट ऑपोजिट वर्ड है ना। एकदम जितना इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा पॉजिटिव है, उसका जस्ट उल्टा है सेग्रीगेशन या सेग्रीगेट कर देना, है ना। सबका साथ सबका विकास वाली बात है, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है भाई? अगर सनलाइट है तो चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, पढ़ना आता है, नहीं आता है, एडीएचडी है, कोई और प्रॉब्लम है, सबके बावजूद अगर हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो सबके लिए होगी। चाहे यहाँ किसी भी प्रकार के बच्चे खड़े हों, व्यक्ति खड़े हों, है ना। आप जवान हो, बूढ़े हो, बीमार हो, सही हो, चल सकते हो, दौड़ सकते हो, नहीं दौड़ सकते हो, है ना। आपको हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, नहीं आती हो, धूप है, अगर आप सेम जगह पे खड़े हुए हैं तो सबके लिए है। ये मत कह देना गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे तो एसी हो जाएगा, नहीं। अगर आप नेचर बेसिकली हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं करती किसी भी आधार पे कि आप लंबे हैं तो आपको खाना, मतलब पेड़ जो है फल ज्यादा देंगे, हवा आपको प्रकृति ज्यादा देगी, सूर्य का प्रकाश आपको कम लगेगा क्योंकि आप सुंदर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए हवा, पानी, वायु, आकाश, सब कुछ प्रकृति ने, नेचर ने, मदर नेचर जिसको हम कहते हैं, सभी के लिए अवेलेबल कराया है। वो हम इंसान हैं जो उसको बांट लेते हैं। तो उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन भी सभी को मिलनी चाहिए, है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है कि जो सेग्रीगेशन है, अलगाव है, ये मत करो बच्चों में। बच्चों को लेबल मत करो, उनको अलग थलग मत करो। दो बच्चों को अलग बिठा दिया, किसी को देखने में समस्या है तो उसको अलग बिठा दिया, उसको अलग क्लास में भेज दिया, उसको अलग स्कूल में भेज दिया कि तुम उन बच्चों के, थैंक यू रुचि, तुम उन बच्चों के साथ पढ़ो जिन बच्चों को दिखता नहीं, तो ब्लाइंड स्कूल बना दिया अलग से। ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है। यही करने वाली हूं मैं स्वाति। बस थोड़ा एक बार सीटेट निकल जाए, कुछ टाइम का ब्रेक लूंगी, कम से कम 1 हफ्ते का, और फिर खुद को थोड़ा समय देने के बाद हम दोबारा से मिलेंगे। अभी बताऊंगी एडीएचडी क्या होता है, टेंशन ना लो, सारे टाइप्स पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, यानी जो सेग्रीगेशन है, जो अलग थलग करना है, जो भेदभाव करना है, वो प्रकृति, मदर नेचर हमारे साथ नहीं करती, सबको एक जैसा मानती है। और हम आपस में करने लगते हैं कि इस बच्चे को तो ये तो धीरे सीखता है तो इसको अलग स्कूल में भेजो, ये बच्चा है जो गिफ्टेड है इसको अलग स्कूल में भेज दो, ये बच्चा है जो देख नहीं सकता है इसको अलग स्कूल में भेजो, मूक बधिर जो सुनने और बोलने, डेफ एंड डम जिसको हम कहते हैं, उन बच्चों को अलग स्कूल में भेज दो। ऐसा नहीं करना, इन सबको हमको एक साथ पढ़ाना है, क्योंकि समाज में भी तो इनको एक साथ रहना है ना। कल आपने अलग अलग स्कूल में पढ़ा दिया, उनको समाज में घुलना मिलना आया नहीं, बाकी बच्चों में सेंसिटिविटी पैदा नहीं की कि उनके साथ कैसे रहते हैं, तो वो चीज कल को आगे जाकर के क्या बनेगी, दिक्कत बनेगी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, किसकी, समावेशी शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा किस प्रिंसिपल पे आधारित है, इक्वालिटी या इक्विटी, है ना, बताओ। तो एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम इक्विटी का प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। ये कहती है, पहली बात तो समावेशी शिक्षा कहती है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, यानी हर बच्चे को हम रेगुलर स्कूल में पढ़ाएंगे, सबको एक साथ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है अलग अलग भेज देंगे, है ना। किसमें, रेगुलर स्कूल में। रेगुलर मतलब एक सामान्य विद्यालय में, एक सामान्य क्लास में, एक ही छत के नीचे सब बच्चे बैठ करके पढ़ें। ऐसा ना हो कि हम बच्चों को किसी भी अंतर के आधार पे अच्छे या बुरे माहौल को दें, सभी को अच्छा माहौल मिलना चाहिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, है ना। सामान्य विद्यालय, सामान्य विद्यालय, ठीक है, बात इतनी है नहीं। तो सामान्य विद्यालय की जब हम बात कर रहे हैं तो रेगुलर स्कूल सिस्टम में हम सभी बच्चों को पढ़ाएं। और ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, क्या सिद्धांत को फॉलो करती है, प्रिंसिपल कौन सा है, क्या सिद्धांत है इसके पीछे। तो जब हम बात सिद्धांत की कर ही रहे हैं तो इसके पीछे जो सिद्धांत है वो है आपका इक्विटी का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जिसको समता कहते हैं, नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी होता है एक बच्चा है जिसका एक पैर नहीं है, दूसरा बच्चा है जिसके दोनों पैर हैं,
दोनों को समान अवसर दे दिए कि दौड़ लगाओ, जिस बच्चे के पास पैर नहीं है क्या उसके लिए साथ ही अन्याय हुआ इक्वालिटी करके? नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, है ना, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, यानी इक्विटी का, समता का सेंसिटिव होते हैं बेसिकली हम, जहां जरूरत पड़ती है बच्चे के प्रति संवेदनशील होते हैं, उसको समझते हैं, है ना। तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशीलता सिर्फ टीचर्स में ही नहीं, स्कूल के पूरे स्टाफ में, चाहे वो लेबोरेटरी स्टाफ हो, चाहे वो पियोन हो स्कूल में, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फिर बच्चे ही क्यों ना हो, जो बाकी बच्चे, मान लीजिए किसी बच्चे को देखने में, हाँ मैं समझी नहीं सपना क्या कह रहे हो, फिर से बताओ सपना। तो अगर हम बात करें, जरूरी नहीं है आपके लिए ओलंपिया, इग्नोर कर सकते हो, काम की चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें मैंने कट ऑफ की हैं जो जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, यही रूल बना लो, क्योंकि सब कुछ वैसे भी आपको थीसिस नहीं लिखनी है, ठीक है ना। सेंसिटिव की अगर हम बात करें, अगर हम सेंसिटिव होने की बात करें, ये अपडेटेड है थोड़ा, सेंसिटिव होने की बात करें यानी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम सेंसिटिव हैं, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या क्षमताएं हैं, उनको समझते हुए उसके इंटरेस्ट क्या है, किस तरफ वो अच्छा कर सकता है, इस तरफ ये हम थोड़ा सा सोचें, ठीक। तो हमें प्रिंसिपल क्या है, इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो करती है ये समता, नीड के आधार पे। इक्वालिटी क्या है, सबको एक एक गिलास पानी दे दो, हो सकता है भाई किसी की जो नीड है वो 2 गिलास की थी, है ना, या फिर उसको पानी वो ग्लास में नहीं पी पाता, अगर बीमार है कोई व्यक्ति तो स्ट्रॉ भी लगा सकते हैं। ये इक्विटी है कि वो बच्चा जिसको भाई चलने फिरने में दिक्कत है, तो हम उसके लिए या तो उसकी जो क्लास है वो हम ग्राउंड फ्लोर पे लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो व्हील चेयर से आता है या बैसाखी से आता है तो क्या फायदा हुआ अगर हमने उसकी क्लास जो है 4th फ्लोर पे लगवा दी और उसको सीढ़ी चढ़ के जाना पड़े। भाई वो बच्चा जो उसको चलने फिरने में दिक्कत है उसके लिए तो आपने गलत कर दिया। तो या तो स्कूल में लिफ्ट लगवाइए या फिर रैंप बनवाइए। वो रैंप नहीं होता जिसपे ऐसे चढ़ जाती है आपकी जो व्हील चेयर है, तो नॉर्मल बच्चा भी जा पाएगा। और आपने सिस्टम में चेंज कर दिया, किसके लिए? बच्चे के लिए चेंज कर दिया सिस्टम में। और यही चेंज यहां जरूरत होती है ना। यही चेंज जो है वो उसकी जरूरत यहां पे होती है कि हमें किस में चेंज करना है, बच्चे में चेंज नहीं करना। हमें नोट्स में लिख सकते हो कहीं नोट डाल करके, हमें बच्चे में चेंज नहीं करना, हमें चेंज किस में करना है? चेंज द सिस्टम, चेंज द सिस्टम। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सिस्टम, बच्चे के लिए सिस्टम में चेंज, यानी चेंज किस में करेंगे? फॉर चाइल्ड। किस में? चेंज इन सिस्टम। जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है अपनी, कि स्कूल में सिटिंग आपका अरेंजमेंट हुआ, फर्स्ट फ्लोर पे क्लास या ग्राउंड फ्लोर पे क्लास उनकी लगाओ जो चल के नहीं जा सकते, उनके लिए इजी रहेगा। तो सिस्टम में चेंज लाना है, बच्चे में चेंज नहीं लाना। क्यों? क्योंकि जो स्कूल है, स्कूल की पूरी प्रथा है, वो किसके लिए है? वो बच्चे के लिए। बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। सिस्टम बनाया गया है पूरा तामझाम किसके लिए? बच्चे के लिए। तो चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। चाइल्ड नहीं, सिस्टम में परिवर्तन। क्योंकि सिस्टम किसके लिए है? बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा उस पूरे सिस्टम के लिए है। टीचर्स को अपने मेथड्स में, अपनी फिलॉसफी में, मतलब अपने देखने के नजरिए में, अपने टीचिंग मेथड से लेकर के, बच्चे की नीड को समझने से लेकर के, अपनी भाषा से लेकर के, किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है उसको आगे बिठा लो, किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है थोड़ा तेज बोल लो, है ना। इक्विटी इज लाइक, इक्विटी से ही रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। तौसीफ उसका रीजन है। इक्विटी का मतलब नीड के आधार पे काम करो, नीड के आधार पे या सेंसिटिव होकर के, कि हमें पता है महिलाएं प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल से भी गुजरना पड़ता है। तो हमने उनके लिए क्या किया? मेट्रो में कुछ सीट रिजर्व कर दी, क्योंकि वो उनकी नीड है, उनकी बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी है उनकी डिफरेंट हो गई मेल्स से। तो हम कहें कि यार मेल्स और फीमेल्स को दोनों को बराबर रखो। और कुछ लोग हैं जो, क्योंकि महिलाएं वल्नरेबल हैं कुछ हद तक, अगर देखा जाए सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की जो आशंका है वो ज्यादा है महिलाओं के केस में, कुछ गलत दिमाग रखने वाले लोगों के लिए। तो उस केस में एक अलग सेपरेट कोच बना दिया गया, है ना। तो अब ये क्या है?
ये सारी चीजें हैं, या महिलाओं को ज्यादा रोजगार में अवसर दिया जा रहा है या रिजर्वेशन दिया जा रहा है मान लीजिए बिहार में या कहीं और, तो उस स्थिति में उसका रीजन क्या है? या कई एग्जाम्स ऐसे हैं जहां फीमेल्स के लिए फीस 0 होती है, मेल्स को भरनी होती है 100 रुपए या वॉटेवर। तो उसका रीजन ये है, होना तो चाहिए दोनों के लिए बराबर, लेकिन बराबर तो तब हो जब समाज ने एक तबके को पहले ही दबा लिया या उसको कहीं एक एस्पेक्ट में पहले ही दिक्कत है, भाई चलने फिरने में दिक्कत है, आप कह रहे हो दौड़ लगाओ। तो हम उस नीड को समझते हुए वो रिजर्वेशन या फिर वो इक्विटी है कि हम इक्विटी का ध्यान रखें। इक्वालिटी क्या है? बराबर बांट दो सब में। इक्विटी क्या है? नीड का ध्यान रखते हुए बांटना, है ना? तो इक्विटी बेटर है इन प्लेस ऑफ इक्वालिटी अगर देखा जाए तो। ठीक है धनेश्वरी, अच्छा वर्षा, क्लियर है बात? थोड़ा सा फोकस इधर ही रखेंगे, एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल स्वाति। हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच तो हर जगह लगानी है आपको। यूट्यूब पे आज क्लास नहीं होगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, देखिएगा। तो इतनी बात क्लियर है हमको। तो सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए सिस्टम बनाया गया है। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है इस बात का और टीचर्स को भी। तो हमें सेक्लूड नहीं करना, बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना, क्या करना है? इंक्लूड करना है। ठीक, इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। फिर एक IEDC एक्ट आया था 1976 के अराउंड, और उसमें कहा गया कि भाई इंटीग्रेट कर लो, आप बच्चे को एकीकृत शिक्षा दे दो। एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेट कर लो, और यहीं पे इंक्लूसिव शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है समावेश करो। समावेशन जो है ज्यादा बेहतर है एकीकरण से। कैसे? इंटीग्रेटेड एजुकेशन से मच बेटर है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां हम हर बच्चे को क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं, अपने मेथड्स में चेंज कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं जहां जरूरत है, और टीचर्स भी बच्चों की भी जो भावनाएं हैं वो बदल रही हैं। उस बच्चे को, अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा है बच्ची है जिसका पैर नहीं है, और वो एक वो क्या कहते हैं ना, आर्टिफिशियल लेग लगवा करके आती है, और वो सबको दिखा रही है अपनी क्लासमेट्स को, और वो सब बच्चे खुश हो रहे हैं, वाओ अब ये भी चल सकती है, और सब खेल रहे हैं। अब इसमें अगर हमने देखा इसमें कि जो है, अगर बच्चे को ये सिखाया जाएगा स्कूल में, ये जरूरी है कि हम बच्चों में ये भावना पैदा करें कि हम सब एक साथ खेल सके, हम सब में डिफरेंसेस होते हैं, सब सेम खाना खाएंगे जरूरी नहीं है, बट हम सब साथ एक साथ होकर के भी एकजुट हो सकते हैं, अलग अलग अंतर रखने के बावजूद भी। ये नजरिया टीचर्स बच्चों में डालें, पूरे सिस्टम से आना चाहिए। विभिन्नता में एकता की बात होनी चाहिए। यहां हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज धर्म के नाम पर डिवाइड करती रहती हैं, है ना, जो कि गड़बड़ बात है। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, तो इंटीग्रेशन की बात यदि हम कर रहे हैं, यानी एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या है? कुछ बच्चे हैं, 4 बच्चे जिनको किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, उनको अलग बिठा देते हैं, बाकी बच्चे अलग घुल मिल के खेलते रहते हैं। ये इंटीग्रेशन है कि आपने एडमिशन तो दे दिया एक स्पेशल नीड वाले बच्चे को। स्पेशल नीड वाला बच्चा क्या है? स्पेशल नीड बच्चा वो है दीक्षा जो ये कहे किसकी बात हो रही है स्वाति? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ देखिएगा, बिल्कुल ना कमेंट डिस्ट्रैक्ट करते हैं बीच बीच में। देखिए, तो अगर इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? आपने स्पेशल बच्चों को भी, स्पेशल बच्चे कौन है? स्पेशल, देखो एक बच्चा है नॉर्मल बच्चा जिसको हम सामान्य बालक कहते हैं, अब ये एवरेज इंटेलिजेंस रखता होगा। अगर हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ किसकी, अगर हम बात करें स्पेशल बच्चे की या एक्सेप्शनल बच्चे की, तो वो स्पेशल नीड वाला बच्चा है जिसकी नीड्स स्पेशल है, जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है ना। अब अगर हम बात करें तो अब यहां पे एक्स्ट्रा केयर में कौन हो जाएगा? वो बच्चा जो धीमे सीखता है, वो बच्चा जिसको चलने में दिक्कत है, वो बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, वो बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है, वो बच्चा जिसको और कोई डिसेबिलिटी है, या फिर वो बच्चा जो एक्सेप्शनल या गिफ्टेड है, वो भी क्योंकि वो नॉर्मल या सामान्य बच्चे में नहीं आता। तो नॉर्मल और सामान्य को अगर 2 कैटेगरी में बांटे तो नॉर्मल में सिर्फ एवरेज बच्चा आ जाएगा जो नॉर्मली सीखता है, और बाकी एक्सेप्शनल हम कहते हैं गिफ्टेड को। लेकिन एक्सेप्शनल में एट टाइम्स क्या है, स्पेशल बच्चे को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन मतलब जो स्पेशल आवश्यकता वाला बच्चा है उसको इंटीग्रेट कर लिया। इंक्लूजन में सब एक साथ ही, आपको पता नहीं लगेगा कि ये 4 बच्चे अलग हैं, इनको अलग बिठा रखा है स्पेशल से ग्रुप बना करके, बाकी सबको अलग। यहाँ घुल मिल के सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन की फिलॉसफी, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन बेटर है। अब देखते हैं गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं। ठीक है ना, बता दो स्वाति क्या कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाई, बताओ एक बार। अगर हम बात करें गिफ्टेड बच्चों की,
अगर हम बात करें किसकी, गिफ्टेड बच्चों की, तो प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं ये देखना है हमें। प्रतिभाशाली बच्चे, एनी चाइल्ड हु इज नेचुरली एंडोर्ड विद अ हाई डिग्री ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी और नॉलेज। यानी कोई भी वो बच्चा जो प्राकृतिक रूप से जिसको हाई डिग्री ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी मिली है, जिसको जीएमए कहते हैं, यानी बुद्धि का उच्च स्तर जिस बच्चे को प्राप्त हुआ है प्राकृतिक रूप से, या वो प्राकृतिक उसकी हेरिडिटी ही होगी, जनरली हेरिडिटी एनवायरमेंट मिल करके जब वो पैदा हुआ तो हमने देखा कि भाई वो गिफ्टेड है। क्योंकि उसका आईक्यू ज्यादा है, ठीक, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, या फिर कुछ ऐसा स्पेशल लेके पैदा हुआ है कि वो बचपन से ही भाई जब बैट घुमाता है तो छक्का ही पड़ता है। मतलब क्या हुआ, मतलब या फिर वो जब गाता है तो बहुत अच्छा गाता है। या शकुंतला देवी का अगर हम एग्जांपल दें, मूवी भी आई थी, बचपन से ही गणित में बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन एकदम ह्यूमन कंप्यूटर की तरह कर देती है, कैलकुलेटर की तरह कर देती है। तो वो क्या हुई, किसी एक फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी लेकर के पैदा हुई इन अ स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी और नॉलेज। तो या तो जनरल मेंटल एबिलिटी हो, यानी आईक्यू स्कोर मोर देन 140 हो, ठीक है जी, या फिर किसी एक क्षेत्र में विशेष करने की क्षमता हो, उसको हम गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चा कहते हैं, एक्सेप्शनल बच्चा कहते हैं, कि जो दूसरों से फिर भिन्न है। अगर हम देखें तो इन जनरल ये कहा जाता है कि इट इज जनरली अग्रीड दैट गिफ्टेड चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम देयर पीयर्स इन वेज अदर देन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अलोन। यानी कि वो बहुत सारी चीजों में अलग होते हैं गिफ्टेड बच्चे। उनका आईक्यू तो ज्यादा होता ही है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, उनके अंदर जिज्ञासा ज्यादा होती है, सवाल बहुत पूछते हैं, अपनी एज से बड़े लोगों को दोस्त बनाने की क्षमता होती है, मेमोरी उनकी बहुत शार्प होती है, चीजों को याद रखने की क्षमता बहुत शार्प होती है, जल्दी सीख जाते हैं चीजों को, है ना, और भी इनके बहुत सारे गुण हैं। तो ये आपकी कुछ और भी एबिलिटीज हैं आईक्यू के अलावा जो गिफ्टेड बच्चों में पाई जाती हैं। बहुत क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं काफी। अगर मैं देखूं तो गिफ्टेड की भी 3 कैटेगरी हैं, 3 प्रकार के गिफ्टेड बच्चे होते हैं। गिफ्टेड का मतलब है जो गिफ्ट में मिला हो ईश्वर से, गिफ्टेड चिल्ड्रन। यहां पे हम ऐसा ही देख लेंगे, ईश्वर, ऑलमाइटी, नेचर, जो आप मानना चाहें। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं भाई, अगर हम देखो, डिसेबल्ड बच्चा और गिफ्टेड बच्चा जस्ट ऑपोजिट ही मान लो। डिसेबल्ड बच्चा है जिसको कोई भी डिसेबिलिटी है, वो पढ़ने से संबंधित है, चलने से संबंधित है, सुनने से संबंधित है, वो डिसेबिलिटी है, यानी कोई विकार है। गिफ्टेड वो है जिसका आईक्यू हाई है, वो जल्दी सीख लेगा चीजों को, कल को साइंटिस्ट भी बन सकता है, कुछ और भी अच्छा बन सकता है ना। अच्छा, नहीं स्वाति सही बोल रहे हो, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, ठीक बात है आपकी। देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, तो इनकी भी 3 कैटेगरी है। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं, देखिएगा। अगर हम बात करें प्रतिभाशाली बच्चों की, तो ये क्या हो सकते हैं, ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बेसिस पे हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअली ब्राइट बोल देते हैं इनको, इंटेलेक्चुअल ब्राइटनेस होती है इनमें, इंटेलेक्चुअली ब्राइटनेस या ब्राइट होंगे, यानी बुद्धि से शार्प होंगे, ठीक है, तीव्र बुद्धि कह दीजिए आप। मतलब आईक्यू ज्यादा होगा इनका, मोर देन 140 आईक्यू, जो हमने इंटेलिजेंस में भी पढ़ा था। जो आईक्यू है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे अगर हम बात करें आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी साइंटिस्ट थे ना, तो जो भी लोग अपने फील्ड, मतलब जिनका आईक्यू ज्यादा है, जो पढ़ने में अच्छे हैं, इनको कुछ स्पेशल चाहिए होता है। इनके लिए हम चलाते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम्स कि वो बच्चा जिसको समृद्ध प्रोग्राम, या हम ये कहते हैं कि एक समृद्ध प्रोग्राम में क्या होता है, चैलेंजिंग चीजें होती हैं, क्योंकि ये बच्चे बोर हो जाते हैं यदि इनको आसान चीजें कराई जाएं, क्योंकि इनको आसान चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। समृद्ध प्रोग्राम या पॉलिसीज आप इनके लिए ला सकते हैं, समृद्ध प्रोग्राम, है ना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनरिचमेंट प्रोग्राम में, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स नाम के क्वेश्चंस होते हैं। इनसे क्वेश्चंस भी कैसे होने चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले। हायर मतलब जिसमें दिमाग की सोचने की क्षमता ज्यादा लगे, हायर ऑर्डर, क्योंकि आसान क्वेश्चंस का जवाब तो फटाफट दे देते हैं, तो जिसमें क्रिएटिविटी उनकी निकल करके आए,
हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस जो हैं इनके सामने लाने चाहिए, हमें उच्च स्तरीय सोच वाले क्वेश्चंस पेश करने चाहिए, है ना। इंटेलेक्ट एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग चीजें इनके सामने प्रेजेंट की जाए, जिससे इनको इंटरेस्ट बना रहे और ये नई नई चीजें सीखें, इन्वेंशन करें, कुछ नया क्रिएट करें, क्योंकि इनकी दिमाग की क्षमता ज्यादा है नॉर्मल बच्चे से। दूसरे गिफ्टेड में कौन से लोग आते हैं? जो क्रिएटिव हैं, किसी फील्ड में कुछ अच्छा, कुछ नया, पेंटिंग अच्छी कर सकते हैं, ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं, तो क्रिएटिव चिल्ड्रन यानी कि रचनात्मक बच्चे। क्या रचनात्मक बच्चे भी इसी में आते हैं? रचनात्मक बच्चे, कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ नोवल करने वाले, है ना, मतलब कुछ ओरिजिनल आइडियाज, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसमें दिशाओं में सोच पाए, डिफरेंट डिफरेंट, वो बच्चे क्रिएटिव कहलाएंगे। फिर क्या है? टैलेंटेड चिल्ड्रन। टैलेंटेड चिल्ड्रन क्या है भाई? टैलेंटेड चिल्ड्रन यानी वो बच्चे जो कुछ टैलेंट रखते हैं स्पेशल ही, वो सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, है ना, कोई स्पेशल किसी फील्ड में वो विलक्षण है अगर मैं कहूं तो, है ना, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। क्रिएटिव बच्चे मान लीजिए MF हुसैन पेंटिंग बनाते हैं, क्रिएटिव हैं। इंटेलेक्चुअल ब्राइटनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल ब्राइटनेस आपकी होती है IQ ज्यादा होगा ऐसे बच्चे, ठीक है। हाँ, गिफ्टेड बच्चों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं, उस तरह की डिबेट्स में इन्वॉल्व करते हैं, उस तरह की चीजें देते हैं जहां पे वो बेहतर कर पाए। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें किस चीज की, हाँ बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये बताइए। तो इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चे भी इसमें आते हैं और आपके क्रिएटिव बच्चे जो कुछ नया कर रहे हैं और टैलेंटेड बच्चे भी इसमें आएंगे। तो इंटेलेक्चुअल ब्राइटनेस को हम हाई IQ से जोड़ देते हैं कि ये मैथ्स में भी अच्छे होंगे, है ना। अगर हम बात करें लुई टर्मेन की, 1921 में लुई टर्मेन ने कहा, इनिशिएटेड अ स्टडी ऑफ मोर देन 1500 गिफ्टेड बच्चों की स्टडी की, जिसमें पाया उन्होंने कि जो गिफ्टेड बच्चा है उसका IQ 140 प्लस होगा। रेमेडियल टीचिंग बताएंगे CCE वाले टॉपिक में। तो 1921 में लुई टर्मेन ने 140 से अधिक IQ वाले 1500 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों का अध्ययन शुरू किया और पाया कि भाई ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनका IQ 140 से ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़े। ही ऑब्जर्व्ड, अब उन्होंने कुछ चीजें भी ऑब्जर्व की, अ ग्रेटर ड्राइव टू अचीव अलोंग विद ग्रेटर मेंटल एंड सोशल एडजस्टमेंट अमॉन्ग द गिफ्टेड ग्रुप एज कंपेयर्ड विद नॉन गिफ्टेड ग्रुप। यानी वो बच्चे जो सामान्य थे, जिनका IQ गिफ्टेड लेवल का नहीं था या किसी एक विशेष क्षेत्र में कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, या टैलेंटेड या क्रिएटिव, इन तीनों में से कुछ नहीं थे, तो अगर देखा जाए जो IQ जिसका ज्यादा है, जनरली तो हम उसी को गिफ्टेड कहते हैं आम भाषा में, तो इन बच्चों में जिनका जो गिफ्टेड है उनमें ग्रेटर ड्राइव होती है कुछ जीवन में अच्छा करने की, कुछ अचीव करने की, कि मुझे कुछ बनना है टाइप के, विद ग्रेटर मेंटल एंड सोशल एडजस्टमेंट, यानी मेंटली भी एडजस्ट कर लेते हैं और सोशली भी एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब जहां जाएंगे दोस्त जल्दी बना लेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेंटली तो ऑफकोर्स ये चीजों को समझते जल्दी है ही। अमॉन्ग द गिफ्टेड ग्रुप एज कंपेयर टू नॉन गिफ्टेड ग्रुप, वो बच्चे जो गिफ्टेड नहीं है उनके कंपैरिजन में। चले आगे बढ़े। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, अलग अलग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हो सकते हैं। अब हम अक्षमताओं को समझेंगे। तो बच्चे, अक्षमताओं के साथ बच्चे अगर हम देखें, चिल्ड्रन हैविंग कॉग्निटिव एंड और लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो बच्चे जिनको दिमाग से संबंधित, कॉग्निटिव का मतलब है दिमाग से संबंधित बात है ना, दिमाग से संबंधित बात है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक समस्या है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, इन सब में कहीं ना कहीं बच्चे को समस्या है, ठीक। तो कॉग्निटिव मतलब मेंटल डिसेबिलिटी है, कुछ ना कुछ दिमाग से संबंधित, चाहे वो स्लो सीखता हो या कुछ भी। चिल्ड्रन विद सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सामाजिक रूप से डर लगता है सोशली मिलने जुलने में,
या और कोई एंग्जाइटी हो सकती है इसके अराउंड, एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं इस तरह के। इमोशनल एडजस्टमेंट, कुछ बच्चे के साथ गड़बड़ हुई हो जीवन में, इमोशनली बहुत ज्यादा खराब माहौल में रहा हो तो इमोशंस पे कई बार कंट्रोल ना होना। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उठा के फेंक के मारे, कुछ चिल्लाए किसी पे, कुछ भी हो सकता है। डिसेबिलिटी में बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं, कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो सकती है, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है ना। तो कॉग्निटिव से लेकर, दिमाग से लेकर के सोशली और इमोशनली और बिहेवियर करने तक कई प्रकार की डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। डिसेबिलिटी का मतलब ही है, या डिसऑर्डर का मतलब ये कि प्रॉब्लम है किसी एक क्षेत्र में, वहां सामान्य काम नहीं कर पा रहा व्यक्ति। तो प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा जैसे अफेजिया वगैरह होता है, अभी पढ़ेंगे हम, और संचार के साथ समस्या हो सकती है। चिल्ड्रन विद विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट, किसी को देखने में दृश्य व श्रवण दोष हो सकता है, किसी को ठीक से दिखता नहीं है, 6/6 नहीं है IQ। अगर हम वो जो आई साइट है, श्रवण दोष 20 dB से कम की चीजें उसको सुनती ही नहीं, मतलब 20 dB से ज्यादा की आवाज सुनती है मिनिमम। अगर हियरिंग इंपेयरमेंट की माने तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट 20 dB होना चाहिए आपका, डेसिबल्स बोलते हैं डीबी को हम, तो 20 dB की आवाज पे कम से कम ह्यूमंस को सुन लेना चाहिए। भाई जो डॉग वगैरह है वो उससे भी कम की आवाज सुन लेंगे, हमें मिनिमम 20 dB अगर हम सुन पा रहे हैं इसका मतलब हमारे कान ठीक है। ये बच्चा 20 dB छोड़ो, हो सकता है 80 dB पे जाके सुन पाए, तो मतलब हियरिंग इंपेयरमेंट है, श्रवण दोष है। फिजिकल प्रॉब्लम्स और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज भी होती है, बच्चे को पैर में दिक्कत है, हड्डियों में दिक्कत है तो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो गई। इसको हम उससे भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका मोटर वाला जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोल देते हैं कि चलने फिरने में दिक्कत है, मोटर एक्टिविटीज करने में दिक्कत है, हड्डियों में दिक्कत है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज भी आपकी फिजिकल हैंडीकैप में आती है। दिमाग वाला हमने पढ़ लिया, भाषा वाला हमने पढ़ लिया। टोटल जो डिसेबिलिटीज को बांटते हैं वो 6 प्रकार में बांटा जा सकता है। हाँ, वो बिहेवियरल डिसेबिलिटी की निशानी हो गई एक तरह से, या बिहेवियरल प्रॉब्लम हो गई, अगर जरूरत से ज्यादा गुस्सा या उस तरह की चीजें हैं तो वो बिहेवियरल प्रॉब्लम है। डिसेबिलिटी या हम किसकी बात कर रहे हैं, अक्षमता की बात कर रहे हैं जब हम, तो कुछ 6 प्रकार हैं टोटल, जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटीज को बांट दिया जाता है। इन्हीं 6 प्रकार में कोई भी डिसेबिलिटी आपकी फिट हो जाएगी। एक है फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसको हम शारीरिक अक्षमता कह रहे हैं, किसी को चलने फिरने, दौड़ लगाने, कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान में कोई कुछ दिक्कत है, मतलब शरीर से संबंधित कोई भी एक डिसेबिलिटी है। दूसरी है विजुअल, यानी देखने से संबंधित, आंखों में समस्या है, या तो पूरा नहीं दिखता या क्लियर नहीं दिखता। स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी भाषा से संबंधित विकार है, बोल नहीं सकता, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, तो लैंग्वेज को समझने में या प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है। हियरिंग इंपेयर्ड हो गया श्रव्य, यानी सुनने में दिक्कत है, ठीक से नहीं सुन पाता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है जिसमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी आएगी, IQ कम है, यही सब डिसेबिलिटी में आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। तो मानसिक अक्षमता हो गई है, या फिर बौद्धात्मक अक्षमता हो गई। 6th टाइप है मेंटल बिहेवियर, न्यूरोलॉजिकल, ब्लड डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये 6th टाइप में आ जाती हैं। आपकी 21 डिसेबिलिटीज हैं। हाँ, आप रेस्ट करते हैं, क्लास मंडे से होती, सही बोल रहे हो आप, बट मुझे लगा ले लेती हूँ क्लास, मुझे ये नहीं था कि इतनी दिक्कत होगी। मेंटल बिहेवियर की अगर हम बात करें, मानसिक व्यवहार, कुछ दिक्कत हो सकती है, बच्चा मार पीट रहा है किसी को, अचानक से अजीब व्यवहार करना शुरू कर दे लोगों के अराउंड, कुछ और भी हो सकता है इस तरह का। न्यूरोलॉजिकल और ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड से भी रिलेटेड, या न्यूरोलॉजिकल जैसे डिसलेक्सिया वगैरह होता है तो वो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल वायरिंग उन बच्चों की डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में कोई कमी है, बट वो प्रोसेसिंग अलग है। ऑटिज्म भी आएंगे ना, समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे साक्षी अंजुम। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक साथ हो सकती हैं, तब भी दिक्कत है। तो ये क्या है, टोटल 6 टाइप्स हैं, जिसमें जो 21 डिसेबिलिटीज हैं, अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, वो 21 डिसेबिलिटीज किसमें पढ़ेंगे, ये पर्सन्स विद RPWD एक्ट 2016 में। तो उसके तहत कुछ 21 डिसेबिलिटीज आज के समय पे हैं जो लिस्टेड हैं प्रॉपर, और उन 21 डिसेबिलिटीज को इन 6 कैटेगरी में बांटा गया है। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शरीर से संबंधित, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या होती है ना, इधर उधर घूमने में, चलने में। लेप्रोसी क्योर्ड, वो जो मृगी के दौरे नहीं आते। फिर सेरेब्रल पाल्सी, जो वो अनुष्का शर्मा को थी ना जीरो मूवी में, अभी हम एक एक करके समझेंगे इनको भी। ड्वार्फिज्म, बोनापन भी क्या है, शारीरिक ही एक दिव्यांगता हुई। अगर हम बात करें किसकी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स ही बहुत ही वीक होती हैं, ठीक है ना। एसिड अटैक विक्टिम भी क्या किसमें आएगा, फिजिकल डिसेबिलिटी में आ गया। विजुअल इंपेयरमेंट, दृश्य बाध्यता, इसमें ब्लाइंडनेस या लो विजन, यानी बिल्कुल दिखता नहीं है व्यक्ति को, या फिर दृष्टि बाधित है यानी कम दिखाई देता है। स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी में स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी ही आती है, अब वो अफेजिया हो सकता है, वो कोई और हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है दलजीत। फिर आता है हियरिंग इंपेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग,
अभी इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो यही 6 डिसेबिलिटीज के टाइप हैं। ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, डोंट वरी, एक साथ ही मिल जाएगा। तो ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आता है, ये हम कल करेंगे। और इसकी 21 डिसेबिलिटीज पे चर्चा करेंगे, और साथ में डिसलेक्सिया जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, जो यहां जनरली नहीं दिखती हमें, बट हमें वो पढ़नी है। ठीक है ना? हाँ, आशा कोई समस्या हो, अब आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप 2-4-5 मिनट पूछ लो। मैंने सोचा तो था कि 2 घंटे की क्लास लूंगी बड़ी, बट तबीयत की वजह से मुझे था शाम तक आराम हो जाएगा। ठीक है ना? इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमें अभी पढ़नी है, वो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए समझते हैं कहानी क्या है और देखते हैं। देखिएगा, ड्वार्फिज्म होता है बोनापन। किसी की हाइट अगर आई थिंक 4 फीट से कम है तो वो बोनापन में आता है। अब किसी का जो भी आपके रैंडम डाउट्स हैं वो आप पूछ लो। और कल संडे है, हो सकता है मैं रेस्ट ही लूंगी कल, तो नहीं तो क्लास तो लगवाने का मन था मेरा, नहीं तो मंडे से आपका 7 से 8 फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। देखिएगा, एक बार समझते हैं। पीडीएफ एक साथ ही मिलेगा यार, अभी रुक जाओ कुछ नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये डिसेबिलिटीज 21 टाइप की, ये मैं कल स्पेशली अलग से क्लास में कराऊंगी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आती है 21 टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं है कोई दिक्कत नहीं वर्षा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, 100+ बन रहा है, ऊपर जाएंगे, है ना। ऑटिज्म वगैरह तो कल कराऊंगी, मतलब कल मतलब मंडे से। हो सकता है लगवा भी दूं, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं कल भी लगवा दूंगी, नोटिफिकेशन चला जाएगा आपको। ये देखो किस सेक्शन में दिक्कत है श्वेता, नंबर कहाँ कट रहे हैं वो देखने की जरूरत है। अगर मॉक टेस्ट में कट रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में नहीं कटने चाहिए, वहां भी बहुत कमा रहे हैं तो सोचने की जरूरत है। अच्छा अमित, मिल जाएगी आयशा सुपर एट के लिए। पता नहीं यार, देखो शशि, इसमें अगर आपकी कैटेगरी में आप किसी में आते होंगे यूपी में तो वो तो मौका है, अदरवाइज तो मुश्किल है, क्योंकि 30 के बाद तो फिर आप केवीएस में दे पाएंगे। याद कैसे होंगे इतने सारे, ये रट्टे नहीं लगाने, इसके बस कैटेगरी वाइज पता होने चाहिए। अगर पेपर में पूछ लिया जाए ये कौन सी डिसेबिलिटी है तो आप समझ जाएं, बस इतना है कि आपको पता हो ड्वार्फिज्म का मतलब बोनापन होता है, आपको पता हो कि जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसमें जो मसल का साइज है वो बहुत वीक होता जाता है। डिसलेक्सिया वगैरह लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं, उस पर हम आएंगे। सीटेट का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, मेरे ख्याल में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं इस सैटरडे संडे ही करा देती, बस थोड़ा सा भी स्थिति वैसी नहीं बन रही है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। हाँ पूजा बताओ क्या बात करनी है भाई, किसको बढ़ाने के लिए क्या करें बताओ। जीएमए की फुल फॉर्म होती है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी सामान्य मानसिक क्षमता जो है, बौद्धिक क्षमता आपकी वो तेज है अगर ज्यादा है तो, अगर कम है सामान्य बौद्धिक क्षमता, हम कहते हैं ना, इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही, मतलब जो बेसिक जनरल मेंटल एबिलिटी है क्या वो कम है तुम्हारी, ऐसे बोल देते हैं कई लोग, बट वो होती नहीं, क्योंकि जनरली सभी का होता है ना। टास्क कमिटमेंट होता है कि आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक किसी काम को पूरा नहीं करेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। बीपीएससी पे खास सेशन रख लेंगे शायद था, एक सेशन रख देंगे। आईईपी है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और एक स्पेशल प्लान बना रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन में यूज किया जाता है आईईपी, होता है चाइल्ड सेंटर्ड। यूडीएल होता है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, दोनों बच्चे के हित में ही है, इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज करते हैं हम दोनों को। एक ऐसा डिजाइन ऑफ लर्निंग जहां हर बच्चा सीख पाए, उसको यूडीएल कह रहे हैं, जिसके अंदर आप आईईपी बना सकते हो। वो प्लान हो गया, एक लेसन प्लानिंग के जैसा हो गया इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ठीक है ना। बिल्कुल हो सकता है नारायण, नो डाउट अबाउट इट, बढ़िया दिए हुए हैं फ्री नोट्स भी। सीटेड पेपर आपको 20 तारीख को है अगस्त में।